साथियों नमस्कार। आइए हम सब चर्चा करते हैं संधि की। ठीक, संधि सब बना कैसे है? सम उपसर्ग पूर्वक, ठीक, सम उपसर्ग धा धातु, धा धातु है, ठीक, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय और की प्रत्यय के योग से बना है संधि। संधि शब्द बना है। संधि का शब्द पूछा जाता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप संधि शब्द को जान लीजिए कि यह पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक। संधि का अर्थ होता क्या है? सामान्यतः इसका अर्थ संधि का अर्थ अगर हम बात करें योग, योग या मिलना या जुड़ना भी कह सकते हैं, ठीक। संधि शब्द का अर्थ है योग, मिलना या मेल। क्या? मेल भी कहते हैं, मेल, मेल मिलाप वाला मेल, ना कि मेल फीमेल वाला मेल, ठीक। हाँ, तो संधि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय के योग से बनी है। निष्पत्ति हुआ संधि शब्द, यह पुल्लिंग का शब्द है, ठीक। संधि शब्द जो है पुल्लिंग है और इसका अर्थ होता है योग या मेल या मिलना, ठीक। एक वृत्ति आती है वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, ठीक। कहा जाता है कि वर्णों का परस्पर यानी आपस में, वर्णों का आपस में विकृत मत यानी विकार सहित संधानम यानी मिलना संधि है, ठीक। वर्णों का विकार के साथ आपस में मिलना क्या है? संधि है। अगर हम परिभाषा इसकी लिखें, ठीक, तो लिख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, पता नहीं रहेगी। परिभाषा अगर हम लिखें तो क्या होता है? वर्णों का विकार सहित आपस में मेल, आपस में मेल संधि है, ठीक। वर्णों का विकार सहित आपस में मेल संधि, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो, ठीक। अब विकार सहित होने का क्या मतलब? जैसे कभी कभी हमने देखा है संधि करते हुए वर्ण जो है परिवर्तित हो जाया करते हैं, ठीक। जो वर्ण मिल रहे होते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो पूर्व का परिवर्तन हो, पूर्व वर्ण में या पर वर्ण में, या कोई एक अलग नया वर्ण आ जाए, तो वही जो विकार होता है, वही जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं, ठीक। विकार से मतलब उस परिवर्तन से, ठीक। अब जैसे हम अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहें तो उदाहरण लीजिए, देखिए रमा धन ईसा, ये शब्द है, ठीक। रमाधन ईशा शब्द है और हम अगर इसको करें तो होता क्या है? रमाधन ईशा बराबर रमेशा, ठीक। पर रमेशा बना कैसे है ये जान लीजिए, ठीक। देखिए रमा में रम शब्द है, फिर इसमें माँ में जो है दीर्घ आकार है और उसके बाद इधर ई है, बड़ी और श है, ईशा है मान लीजिए, ठीक। बड़ा ई और श है, ठीक। और ठीक इसी प्रकार अगर हम फिर इसको और अलग लिखेंगे तो यहां हम क्या करेंगे? आ और ई का मेल करा देते हैं अगर, तो ठीक। तो क्या होगा? देखिए रम, रम करें, राम हो गया, रम, ठीक शब्द है, फिर आ और ई का मेल कराने पर हो जाता है ए, ठीक। और बचा सब, क्या बचा? सब। तो फिर क्या होगा? आ धन ई बराबर ए हो गया, तो आ धन ई बराबर होने से ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक।
आ और इन का मेल करने से जो है ए हो गया, और ए जो है फिर इसको और अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, र मा पे जो है ए की मात्रा आ जाएगी, यहाँ ये सामने लिख दिया जाए। ठीक है, अगर हम इसे और सरल करें तो क्या होगा, फिर शब्द बनेगा रा, ये माँ है, ए की मात्रा हो जाएगी तो ये पूर्ण वर्ण हो जाएगा, रमे स जो है बाकी बचा है तो हो जाएगा। ठीक, यानी रमेशा बना शब्द। ठीक, कैसे बना, रमा के में आ माँ में जो है दीर्घ आ है और ईशा में दीर्घ ई है, तो आ और ई मिलकर ए हो गए। ठीक, तो रमा धन ईशा था तो रा होगा, और ये जो है माँ पर जो है मात्रा लगी तो ये रमे हो गया, और सह जो है शब्द बचा शेष तो वो जुड़ गया, तो रमेश शब्द ऐसा निष्पन्न हुआ शब्द। ठीक, रमेश यानी किसी का नाम समझ लीजिए। और जान लीजिए अगर यहाँ पूछा जाए कि रमेशा में संधि कौन सी है तो क्या बताएंगे आप, गुण संधि। हालांकि भी अब हम आपको बाद में संधियों की चर्चा करेंगे, यहाँ ये चर्चा संधि की नहीं करनी है ना, हम संधि को पढ़ा रहे हैं कि स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि आदि, अभी हम चर्चा बाद में करेंगे। इसके पूर्व बस इतना आपको इसकी बेसिक बतानी थी कि संधि कार्य होता कैसे है। ठीक, देखिए संधि कार्य के लिए जो है वह संहिता आवश्यक होती है। हमने संज्ञा जो संज्ञा प्रकरण था उस पर अध्ययन करते हुए संहिता संज्ञा का अध्ययन किया था। वहां हमने बताया था कि संज्ञा कहाँ कहाँ आवश्यक होती है, तो हमने वहां पर यह चर्चा की थी कि संहिताएक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। मतलब एक पद में संहिता नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में संहिता संज्ञा नित्य होती है, और समास में भी संहिता नित्य होती है, पर वाक्य में वक्ता की इच्छा पर होती है, चाहे तो वह संहिता करे या तो ना करे। ठीक, तो संहिता जैसे एक पद में नित्य होती है तो उसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक, यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, फिर हम ऊपर इसको लिख कर बताते हैं क्या है संहिता। संहिता जो है वह संधि के लिए अनिवार्य है। संहिता क्या है, संधि के लिए अनिवार्य है। संहिता संधि के लिए अनिवार्य है। यानी अगर हमें संधि करनी है तो संहिता का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संहिता संज्ञा कहती है कि संहिता शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ या मेल। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, नीचे लिखने पर जो है शायद हो सकता है कैमरे में ना आए, इस कारण से इसको भी हम बाद में नहीं तो नीचे लिख ही लीजिए। जैसे उदाहरण पहला आप लिख लीजिए, वाक्य में, वाक्य में करेंगे या पद में, पद में। जैसे पहला है पद में संहिता, एक पद में संहिता। अगर एक पद में संहिता का उदाहरण हम कहें तो पावका होता है, नायका होता है, भवनम होता है इत्यादि। जैसे अगर हम लिखें तो न धन अका बराबर हो जाता है नायका। ये क्या है, एक पद में बता, नय धन अकर, ये दोनों एक, नायक एक पद है। ठीक, पावका ओ धन अका, पावका क्या हो जाएगा, पावका ओ का है, पाव जी, पाव धन अकर, पावका। फिर इसी तरीके से भवनम हुआ आदि। ठीक, भो धन अनम भवनम, ठीक है क्या, चलिए भो धन अनम बराबर क्या हुआ, भवनम। ठीक, ये तो एक पद में संहिता का उदाहरण हो गया।
फिर आगे इसको नोट कर लीजिए, आपको उपसर्ग, धातु और समासिक पद आदि के बारे में बताते हैं। हाँ मित्रों, देखिए संधि में अभी हमने संहिता कार्य का अध्ययन किया। संहिता जो है एक पद में नित्य होती है, और उपसर्ग और धातु में भी संहिता अनिवार्य होती है, नित्य होती है। समासिक पदों में भी संहिता नित्य यानी अनिवार्य होती है, जबकि वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होती है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर होती है। तो अगर हम धातु और उपसर्ग में बात करें तो उदाहरण एक लिखिए, नि आवश्यक, नि धन औसत बराबर क्या होगा, न्यवसत। आप सब सोच रहे हैं कैसे हो जा रहा है, आ कहाँ गया, या कैसे आ गया, अभी इस पर चर्चा आपकी की जाएगी। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि होता है ये सब, कहाँ कहाँ संहिता अनिवार्य होती है, इसको हमने बढ़ाया है पूर्व में, पर फिर से आप जान लीजिए, ठीक। और ये धन प्राक्षत क्या हो जाएगा, प्राक्षत। प्रार्थक क्या हो जाता है, प्रार्थक शब्द बन जाता है, ठीक। अब ये देखिए, यहाँ ये उपसर्ग की है, ठीक, दोनों जो है क्या है, उपसर्ग में है। नी प्र आदि क्या है, उपसर्ग है, और धातु क्या है, औसत धातु, ऋक्षित धातु, ठीक। ये धातुएं हैं, ये उपसर्ग है, यानी उपसर्ग और धातुओं के योग में भी जो है क्या है, संहिता अनिवार्य होती है, ठीक। सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य, जैसे कृष्णस्य अस्त्रम क्या होता है, कृष्णस्य अस्त्रम, कृष्णस्य क्या होता है, अस्त्रम। ये सामासिक विग्रह पद है, ठीक। अगर हम इसको कहते हैं तो क्या हो जाएगा, कृष्णास्त्रम, कृष्णास्त्रम, ठीक, ये शब्द बन जाता है। वाक्य में जैसे अत्र का अस्ति, वाक्य में ले लीजिए, जैसे अत्र का अस्ति, यहां क्या है, इस वाक्य में संहिता नहीं हुई है, नहीं हुई, ठीक, इस वाक्य में संहिता नहीं हुई। और यही अगर लिख दिया जाए अत्र को अत्र को अस्ति, ऐसा लिख दिया जाए, ठीक। यहाँ ये बीच में अलग रहेगा, ठीक, अलग से दिख लीजिए, नहीं तो आप सब एक ही में लिख देंगे अत्र, ठीक। अगर हो जाए अत्र को अस्ति, ऐसा लिख दिया जाए तो यहाँ क्या है, यहाँ संहिता हुई है, यहाँ संहिता हुई है, ठीक। अर्थात आप समझ गए संहिता कहाँ कहाँ अनिवार्य है। संहिता एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में, इस जगहों पर नृत्य है, यानी अनिवार्य है संहिता। और जबकि वाक्य में संहिता विवक्षा के अधीन है, चाहे तो वह अत्र का अस्त्र भी कह सकते हैं, अत्र को वस्त्र भी कह सकते हैं वाक्य में, ठीक, दोनों सही है। अब वक्ता की इच्छा पर, चाहे वो संधि कार्य करके बोले संहिता कार्य, या फिर बगैर संहिता कार्य के ही वाक्य का उच्चारण करे, ठीक। ये तो हुए संधि, ठीक। अब संधि विच्छेद, संधि का अर्थ होता है जुड़ना, जबकि संधि विच्छेद का अर्थ होता है, क्या होता है, अलगाव। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलगाव। तो एक मिनट यहीं पर लिखते हैं, ठीक, संधि विच्छेद यानी का अर्थ होता है अलगाव, ठीक। यानी आप समझ रहे हैं, दो वर्ण हैं संयुक्त वर्ण, उनको अलग कर दिया जाए। जैसे अब यहां हमने गणेशा दे दिया, क्या दिया, गणेशा,
इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गण धन ईसा लिख देते हैं। ठीक, तो यही जो ईसा है, ठीक, यही संधि विच्छेद है। ठीक, यही जो गण धन ईसा है यही संधि विच्छेद है। गणेशा जो है संयुक्त पद है, संधि युक्त पद है, जबकि ये गण धन ईसा यह संधि विच्छेद है। ठीक, अब संधि में क्या क्या अनिवार्य है उसमें कुछ पॉइंट आपको लिखा दे रहे हैं, ताकि जब हम शुरू अभी करें संधि पढ़ाना तो आप आसानी से उसको समझ सकें। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, संधि कार्य जब होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखकर आप आसानी से संधि कार्य कर सकते हैं। संधि में क्या होता है, सबसे पहला कि दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण होता है। कभी कभी क्या होता है, संधि जब होती है तो दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे अगर हम रविधन ईशा कहें या सूर्यधन इंद्र कहें, सदाधन एव इत्यादि करते हैं, तो सूर्यधन ईशा कर लें या रविधन ईशा कर लें। ठीक, जैसे हम कहें कि रविधन ईशा, ईशा, तो यहां रवि में क्या हुआ, यहां अगर देखा जाए तो रवि में छोटी ई, ठीक, ई और ई हो कर क्या हो गया, बड़ी। ठीक, तो रूप बना रवीशा। क्या हुआ, रवीशा बना। समझ में आया? दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण कैसे हुआ, रवि धन ईशा था, तो रवि का जो है दीर्घिकार और ईशा का जो नहीं, रवि का हर्षिकार और ईशा का दीर्घिकार जो है दोनों मिलकर दीर्घिकार हुए और रवीशा शब्द बना। ठीक, इसी प्रकार दो वर्णों के निकट होने पर, दूसरा क्या है, दो वर्णों के निकट होने पर केवल पूर्व वर्ण में विकार होता है। पूर्व यानी पहले वाले वर्ण में विकार हो। जैसे इति धन आदि शब्द लिखिए, इति धन आदि उदाहरण है। ठीक, इति धन आदि बराबर क्या हुआ, इत्यादि शब्द होता है ना, इत्यादि बनता है। बना कैसे ये, देखिए, ई और बड़ा आ मिलके क्या हो गया, या हो गया। ये और आ मिलके क्या हो गए, या हो गए। ठीक, तो शब्द क्या हो गया, ई के स्थान पर या। ठीक, देखिए यहाँ आ नाम करके ऐसे लिखिए तो आसान समझ पाएंगे, ई को या हो जाता है। ठीक, आदि है ना यहाँ, क्योंकि आ तो बचा ही हुआ है, ई को जो है आ हुआ तो ई को या हो गया कह सकते हैं। यानी पूर्व वर्ण में, देखो तुमने केवल पूर्व वर्ण में विकार हुआ यानी पहले वाले। ठीक, और आदि जैसे का तैसा जुड़ गया। ठीक, अब दो वर्णों में से किसी एक का लोप भी हो जाता है। अक्सर क्या होता है, दो वर्णों में किसी एक का लोप हो जाता है। जैसे 200 अस्ति, क्या उदाहरण है, 200 अस्ति शब्द है। ठीक, तो अगर इसको हम संधि करेंगे 200 और अस्ति को तो क्या होगा, 200 और अस्ति को संधि करते हैं तो हो जाता है 200 अस्ति, 200 अस्ति। ठीक, आ को अवग्रह आदेश हो जाता है। ठीक, उसे हम आकार का लोप कहना भी कह सकते हैं। आकार का लोप होकर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है तो 200 अस्ति हो जाता है। ठीक, फिर दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण लिखें, एकस्मिन, एकस्मिन अवसरे, ये शब्द है। क्या हुआ, अगर ये शब्द है कि एकस्मिन अवसरे, तो यहां दो वर्णों में से किसी एक का द्वित्व हो जाना, एकस्मिन अवसरे जो है नकार का द्वित्व हो जाता है तो एकस्मिन अवसरे हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे ऐसा शब्द बन जाएगा। ठीक, यहाँ समझना, हाँ
ये। और कभी कभी दो वर्णों में से जो है साथ साथ परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे तच्छिवः। तच्छिवः में हम लोग क्या करते हैं, तत् शब्द है और शिवः शब्द जो है का हम संधि करते हैं तो क्या बन जाता है, तच्छिवः। तच्छिवः शब्द बन जाता है। ठीक, यहां क्या हुआ, ता भी परिवर्तित हो गया चा में, और सा जो है वह छा में परिवर्तित हो गया, तो तच्छिवः रूप बन गया। ठीक, ये सभी अलग अलग संधियां हैं। आपको अभी जब ये तो बताया जा रहा है कि इतने प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है संधि में, इतने प्रकार के परिवर्तन होते हैं संधि में। बाकी आपको संधि अभी जब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें क्रमशः आपको पता चलेगा कि कौन दीर्घ है, कौन यण संधि, कौन व्यंजन संधि है, कौन स्तुत्व संधि है, कौन सी संधियां किस पद में हुई है, सब आपको पता होगा। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, छठा पॉइंट है, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण आ जाता है। दो वर्ण हैं, दो वर्णों की संधि हम कर रहे हैं और तीसरा वर्ण आ जाता है, जैसे वृक्ष, वृक्ष और छाया का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द जो निर्मित होता है वृक्ष छाया, क्या शब्द बनता है, वृक्ष छाया। देखिए यहाँ पे यहीं पे लिख देना है। ठीक, वृक्ष शब्द है और छाया शब्द। ठीक, इनका जब हम संधि करते हैं तो वृक्ष छाया, क्या है, वृक्ष छाया, ऐसा शब्द बन जाता है। ठीक, अब हम जो है इसको आप नोट कर लीजिए, ज्यादा अगर और डिटेल जाएंगे तो वीडियो लंबी होगी। अगली वीडियो में हम आपको संधि के प्रकार पर चर्चा करेंगे और क्रमशः स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो विषयवार अध्ययन आपको कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।